हाय गुड इवनिंग बच्चों, एकेडमिक केके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप और डिस्कस करेंगे आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, चैप्टर होगा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10th। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल। ये आपके पेज नंबर 40 पे है। पहला क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विद is a liquid at room temperature. A metal which is a liquid at room temperature, कि ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। तो कोई एक ऐसा मेटल का नाम बताइए। इट्स मरकरी। The symbol is Hg, hydrazine. This is a metal which is exist in the form of liquid at room temperature. So पहला पार्ट का आंसर हो गया हमारा Hg, that is mercury. Second question is can be easily cut with a knife. Easily cut with a knife है ना, जिसको हम आसानी से cut with a knife। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है बच्चों, उसमें क्या क्या, जैसे पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, इसमें से कोई एक आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन है कि नाम मेटल विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। अब क्या है कि मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस में है कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि बच्चों हम इसे नाइफ से कट कर सकते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, इसमें से कोई भी एक नाम आप याद कर लीजिए। थर्ड पार्ट है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमने प्रीवियस सेशन में बच्चों डिस्कस करा था कि जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इन मेटल्स में जो सबसे अच्छे कंडक्टर है उनमें से एक का नाम बताइए। तो हमने क्या लिख देना है, कॉपर। Cu स्टैंड फॉर क्यूप्रम या कॉपर, COPPER, ये हो गया हमारा कॉपर। फोर्थ पार्ट है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब एक ऐसा मेटल आपको बताना है जो क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है। तो बच्चों पुअर कंडक्टर ऑफ, कह रहे हैं कि आप एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो हीट के पुअर कंडक्टर है। तो ये क्या है हमारा, लेड, LEAD, और इसका सिंबल होता है PB, क्योंकि इसका लैटिन नेम है प्लम्बम, PB। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 40 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके चार के चार सेगमेंट पूरे होते हैं। सेकेंड पार्ट में है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। कह रहे कि मैलिएबल और डक्टाइल को आप एक्सप्लेन कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं। तो आइए बच्चों हम इसको अभी देखते हैं। मैलिएबल, MALLEABL, मेटल्स आर मैलिएबल। हम कहते हैं कि मेटल्स मैलिएबल है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स। जिस प्रॉपर्टी के कारण हम मेटल को शीट्स के रूप में, थीन शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स is known as malleability and such metals are come to be known as malleable। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स मैलिएबल होंगे, एलिमेंट्स का मतलब हुआ मीनिंग मेटल हुआ, उसको हम थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर को कर सकते हैं, कॉपर को कर सकते हैं, आयरन को कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो भी मेटल्स हैं, गोल्ड को कर सकते हो आप, है ना, सिल्वर Ag को कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। सॉरी, सिल्वर हमने 2 बार लिख दिया बच्चों। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गया मैलिएबिलिटी का। तो क्लियर हो गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स इज कम टू बी नोन एज मैलिएबिलिटी एंड सच मेटल्स आर नोन एज मैलिएबल। इसके बाद है डक्टाइल, कि मेटल्स आर डक्टाइल, इसको एक्सप्लेन कीजिए, DUCTILE। तो इसमें हमने लिखना है द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स मेटल्स ड्यू टू विच इट कैन बी
ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण हम इसे पतले तार के रूप में, थिन वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने लिखना है द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिसके कारण ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आपको पता है कॉपर के भी वायर होते हैं, एल्युमिनियम के भी वायर होते हैं, है ना, आयरन के भी वायर होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण कि ये मेटल्स डक्टाइल हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। ऐसे मेटल्स को मैलिएबल और इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी, ऐसे मेटल्स को डक्टाइल और इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, पेज नंबर 40 का, ये भी हमारा पूरा हो जाता है। अभी के सेक्शन में बच्चों हमने इतना डिस्कस करा है, और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि हमारे चैप्टर 1 का भी हिस्सा था। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें, कहीं मत जाएं। हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट reaction, a chemical reaction in which a more active element displaces less active element from its compound is come to be known as displacement reaction। एक ऐसी chemical reaction जिसमें एक अधिक एक्टिव एलिमेंट अपने से कम एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए हमारे को ये याद रखना ज़रूरी है कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसा है। बच्चों ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आपके पास जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज ज़रूर ही होना चाहिए। तो टॉप पे आपने लेने हैं पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, इसके नीचे एल्यूमिनियम। जो टॉप पे है वो मोस्ट रिएक्टिव है, उसके नीचे धीरे धीरे आकर के क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज घटते जा रही है। मतलब जो एलिमेंट्स या मेटल्स हैं उनकी एक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे हम नीचे को आ रहे हैं तो वो घट रही है। तो पोटेशियम, सोडियम, और यहां पे आप लगा दीजिए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो जाएंगे रिएक्टिव एलिमेंट में टॉप पे, ठीक है। इसके नीचे आप लगा सकते हैं जिंक, जिंक के नीचे लगा दीजिए आयरन, आयरन के नीचे आपने रखना है किसको, लेड को, पीबी, प्लम्बम। इसके नीचे बच्चों आप लगा लीजिए हाइड्रोजन। लर्न करने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन, ठीक है, बीच में आपका हाइड्रोजन आ गया। इसके नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज हो। अगर आप ये जानते हैं तो आप बड़ा ही इजीली देख पाएंगे कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, कब हो सकता है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी बताया, आपके साथ शेयर करा कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये रिमूव कर देता है अपने से कम एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है, रिमूव कर देता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसेस मतलब कि उसे बाहर कर देना। अब देखते हैं कि जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा बच्चों। Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। पहला सवाल है मेरा कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं जिंक यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यस, दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड, और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। बच्चों इसमें जिंक की भी वैलेंसी 2 है और सल्फेट रेडिकल SO4 की भी वैलेंसी 2 है, इसलिए जिंक सल्फेट ZnSO4 बना है। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये समझाया हुआ है कि किस तरह से किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आप क्लास 9th के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। उसमें आपके पास दोनों पार्ट, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट के जो रेडिकल्स हैं उस वो, और साथ में उनकी क्या वैलेंसी होती है वो पता होना चाहिए। तो जब जिंक सल्फेट बनता है तो इसमें जिंक है कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट में सल्फेट है। जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ZnSO4 लिखाया।
आते हैं हम इससे आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे थे हम। तो एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आपका यहाँ पे है, हाइड्रोजन इसके नीचे है, 3 पौधा नीचे है, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ऐसी ही केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक और रिएक्शन से हम समझना चाहेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, Cu प्लस H2SO4। सवाल ये है कि क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। बच्चों क्यों नहीं होगी ये रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है। आइए बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए, हम डिस्कस करते हैं। कहता है कि व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, पेज नंबर 46, कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में डबो करके क्यों रखते हैं। हम लिखेंगे कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल व्हेन इट इज if sodium is exposed in air, it will catch fire, कि इतना रिएक्टिव है कि अगर हम एयर में इसको छोड़ दें तो ये इसमें आग लग जाएगी और क्या बनेगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण बच्चों ये क्या दे देता है, सोडियम ऑक्साइड दे देता है, इसलिए हम इसे केरोसिन में इमर्ज करके रखते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इसे वाटर में डबो के क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इसलिए सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके या डबो के रखते हैं ताकि एयर कांटेक्ट में ये ना आए। ठीक है। सेकेंड पार्ट है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ तो हमारा क्वेश्चन है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन था कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। क्या होता है जब आयरन रिएक्ट्स करता है स्टीम से, मतलब कि तो क्या बनेगा बच्चों इसमें, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, और आयरन कितने हैं इस साइड में 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3Fe प्लस 4H2O। ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे ये, तो ये बन गया आयरन का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन। यही ये पूछ रहे हैं कि राइट द रिएक्शन, गिव द रिएक्शन फॉर व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। तो ये आयरन हो गया, ये स्टीम हो गया, क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2, आयरन का ऑक्साइड प्लस वाटर। सेकेंड में है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। इसके सेकंड, ये था फर्स्ट रिएक्शन और ये है सेकंड रिएक्शन। तो जो पोटेशियम होता है, व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, और क्या देगा ये, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे वायलेंटली रिएक्ट करता है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कैच फायर। जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट होता है, जैसे ही रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन में आग लग जाती है, जिसके कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, Q कैलोरीज निकल आता है। तो K प्लस H2O विल गिव अस KOH प्लस H2। इसको बैलेंस करें बच्चों, हम ट्वाइस H2O लगा देते हैं, ट्वाइस KOH प्लस H2। बाय डूइंग सो वी हैव 2 पोटेशियम, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब यही रिएक्शन कैल्शियम के साथ होगी, Ca प्लस H2O, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये सिंपली क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 प्लस H2। इस प्रोसेस में कोई हीट एवॉल्व नहीं होता है बच्चों। एक बार हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे, वी हैव या 2H2O, Ca प्लस 2H2O, कैल्शियम प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखते हैं हम ये हमारा केमिकल रिएक्शंस जो है, जो इक्वेशन है, बैलेंस्ड है कि नहीं। लेफ्ट साइड में एक कैल्शियम, इधर भी एक कैल्शियम, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 2 जा 4, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 4 हो गए। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द लेफ्ट शिफ्ट वी हैव 2 हियर आल्सो 2।
तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ये देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में चूंकि निकलते ही आग लग जाती है, सो क्यू कैलोरी निकल रहा है ना। और इसमें कैल्शियम प्लस वाटर विल गिव अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसमें जो हाइड्रोजन हमारे को मिल रहा है वो उसमें आग नहीं लगती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ए बी सी डी है इसमें, है ना, आर गिवन। मेटल ए आयरन 2, कॉपर 2, जिंक एंड सिल्वर, इनके साथ हो रहा है ये रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन है, यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी, विच अमॉन्ग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इसमें से हमारे को देखना होगा बच्चों की सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आयरन, कॉपर, जिंक या फिर सिल्वर। तो बच्चों देखिए सबसे ऊपर में क्या है आपका जिंक, तो जो मेटल जिंक को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो मैं देख रहा हूं ए बी सी डी, है ना, ए ने क्या करा है, ए बी सी एंड डी, सी नो, नहीं, जिंक को इसमें से कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हमारा फोकस किधर की ओर हो जाएगा कि आयरन को, जिंक से लेस रिएक्टिव कौन है बच्चों, जिंक के ठीक नीचे आयरन है, तो आयरन को कौन इसमें से डिस्प्लेस कर पा रहा है, बी। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में से जो मोस्ट रिएक्टिव हमारे को दिख रहा है वो कौन दिख रहा है, बी, क्योंकि बी ने क्या करा है, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, अगर बी को कॉपर 2 सल्फेट में हम डालेंगे तो क्या होगा, B will able to displace copper from its compound copper sulfate, क्योंकि B आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि B इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो ये कॉपर को तो कर ही पाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, इट विल डिस्प्लेस कॉपर, इट विल रिमूव कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले जो सबसे अधिक रिएक्टिव है वो है आपका मेटल बी। बी के बाद हम देखना चाहेंगे, बी के बाद आयरन के बाद इसमें हमारा होगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ओके, कॉपर, सिल्वर। कॉपर को डिस्प्लेस कौन कर पा रहा है इसमें से, ए, तो B इज मोर रिएक्टिव देन A। इसके बाद हम देखेंगे सिल्वर को कौन कर पा रहा है, सिल्वर को कर पा रहा है C, तो इसके बाद हो जाएगा C और उसके बाद आएगा D। सो D इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें अगर पूछा होता कि अमॉन्ग दिस विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इसमें से लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा हो जाता D। सो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, B is more reactive than A is more reactive than C and C is more reactive than D। So इसमें least reactive हो गया D और most reactive हो गया B। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपकी समझ में आ रही होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 46 कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी रिएक्टिव मेटल के साथ हम रिएक्ट कराएं। तो ये H2SO4 लेकिन डाइल्यूट, और कोई भी रिएक्टिव मेटल से सोडियम हमने ले लिया है ना, तो ये क्या देगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। तो हमारे से पूछा जा रहा था कि कौन सा गैस लिबरेट होगा, तो हमने क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस, Na2SO4। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हमारा बैलेंस हो गया। क्वेश्चन था हमारा कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ
रिएक्टिव मेटल, तो हमने लिया रिएक्टिव मेटल सोडियम, इसको रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से जो कि डाइल्यूट है, तो ये क्या दे रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा गैस इसमें लिबरेट होगा, तो कौन सा गैस बन रहा है हमारा, हाइड्रोजन गैस। अब इसके अगले सेगमेंट पे एडेड है कि राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए आयरन को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा देते हैं, इसी का Fe प्लस H2SO4। अब देखिए आयरन यहां पे है, हाइड्रोजन नीचे है, यस दिस रिएक्शन विल प्रोसीड, क्या बनेगा आपका, आयरन सल्फेट प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस, है ना। When iron is react with dilute hydrogen sulfate, I mean sulfuric acid, it will give us iron sulfate plus hydrogen। पेज नंबर 46 का हम देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, क्वेश्चन नंबर 5। What would you observe when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate? Write the chemical reaction that takes place। कह रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब जिंक आयरन 2 सल्फेट, मतलब आयरन की वैलेंसी आपने 2 लेने हैं, Zn प्लस FeSO4। अब बच्चों क्या होता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Fe। वी विल सी दैट जिंक सल्फेट प्लस आयरन इज फॉर्म, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सी देयर वी हैव जिंक और नीचे में आयरन है, सो ये ZnSO4 प्लस Fe होगा। तो जो कलर्ड सॉल्यूशन है वो अब क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा जिंक सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण, और साथ में आयरन बाहर को निकल आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ये था आपका पेज नंबर 46 पे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि हमारा ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल एंड यूजफुल हो, और आपसे हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों, प्लीज़ आप हमारे चैनल एकेडमिक केके को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बच्चों आप जो हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम करेंगे तहे दिल से स्वागत। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको कैसा लगा, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने आपको समझाया था कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट रिमूव्स लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और साथ में हमने देखा कि अगर मान लो एसिड है, कोई भी एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, इसके साथ अगर हम रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर को आएगी। बच्चों मैं आज के लिए लेना चाहूँगा यहाँ पे विराम, फिर मिलेंगे आपसे इसी चैप्टर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय हिंद।